और बंटा कैसे हो? आ गई तुम्हारे लिए बकेट लेकर, एबीसी लेकर। सर इतना टाइम क्यों लगाया? क्योंकि है ना, मुझे इसके लिए एकदम अप्रोक्सीमेट कैसे कर सकते, एकदम प्रिसाइजली कैसे एनालिसिस कर सकते ना, उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना था, एमटीपी देखने थे, बाकी सारी चीज़ें करनी थी। इसमें मैंने दो पीडीएफ दिए तुमको, एक है स्टडी बकेट्स एंड दूसरा है तुम्हारा ऑडिट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो दो पीडीएफ, दोनों पीडीएफ मैं तुमको दिखाऊंगा, ताकि सर ये प्रिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको पता है कि मे 25 का अपना कितना एग्जैक्ट मैच करता है। आउट ऑफ 88 69 मार्क का बकेट हमारा मैच हो जाता है, और ऊपर से एमसीक्यू 10 मार्क के आ जाते हैं बकेट में से, 3 बकेट में से, तो 79 मार्क का पेपर आ रहा है ना तुम्हारे बकेट में से, जिसके लिए आपको बस कितना पढ़ना पड़ रहा है, 60-65% पढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ है ना, बहुत प्रिसाइजली होने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम दिया है। अब है ना, मैं आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, जो भी मेरे दिल और दिमाग में है ना, वो तुम्हारे दिल और दिमाग में जाना चाहिए। एक चीज़ समझो, जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा, टू द पॉइंट, और फटाफट भाग जाऊंगा। ठीक है, समझो हमारे पास में 3 बकेट है, हर बकेट 25-25-25 मार्क का है, मतलब ये 75 मार्क का कवरेज हो जाता है। मतलब ये तुम्हारा 70-75 मार्क्स का कवरेज करेगा, 60-65% स्टडी करके। ठीक है, पहला बकेट है सर तुम्हारा क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोफेशनल इथिक्स। ठीक है, अच्छे से समझना, अगर क्वालिटी कंट्रोल 5 मार्क के लिए आता है तो इथिक्स 20 मार्क के लिए आएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, ये बकेट 23-27 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो 25 मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है। अगर क्वालिटी कंट्रोल 10 मार्क के लिए आता है तो प्रोफेशनल एथिक्स 15 मार्क के लिए आ सकता है, फिर ये एक आध एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ना ये बकेट तुम्हारा थोड़ा मैच हो जाएगा, 25 मार्क के इस बकेट में से आ सकते हैं। अब एक बात समझना सर, मैंने जो डिटेल में एनालिसिस किया ना, एक एमसीक्यू तो एटलीस्ट आ सकता है पी का एक एमसीक्यू तो रहेगा। और क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे पी के। ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे, 17 से 18 मार्क। 17 से 18 मार्क कैसे होते हैं सर? 3 अगर 4 मार्क के क्वेश्चन आते तो 12 मार्क, और एक 5 मार्क का, तो ऐसे 17 मार्क हो जाते। या फिर 2 5-5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और 2 4-4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो तुम्हारे 18 मार्क हो जाते। ठीक है, तो 17 से 18 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मोस्टली इसमें से जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 में नहीं रहेगा। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ सर, प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन 1 में नहीं रहेगा। सर इससे हमको क्या फायदा होगा वो भी समझाऊंगा, आराम से एक एक चीज को दिमाग में रखना, बस मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो दो चीज आती है ना, ये बकेट 1 आता है तुम्हारा। ठीक है सर, बकेट 2 के ऊपर जाते हैं। बकेट 2 में तुम्हारा रिपोर्टिंग सबसे पहला पॉइंट आता है। रिपोर्टिंग में क्या है सर, 3 चीज आती है, 700 का सीरीज, कारो एंड कंपनीज एक्ट। ठीक है सर, यहाँ पे तुम्हारा 5 से 10 मार्क के लिए कवर करेगा। अगर रिपोर्टिंग 5 मार्क के लिए आता है ना, तो अदर स्टैंडर्ड जो है 800 एंड अदर स्टैंडर्ड है ना, वो तुम्हारे 20 मार्क के लिए आएंगे। और रिपोर्टिंग अगर 10 मार्क के लिए आता है ना, तो अदर स्टैंडर्ड तुम्हारे 15 मार्क के लिए आएंगे। ऐसे मैंने कहा था आपको। ये जो बकेट है ना, ये बकेट है ना, मैक्सिमम 25 मार्क्स से एक्सीड ही करेगा। 25 मार्क्स तो इसका तुम पकड़ के ही चल रहे हो। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला है कि रिपोर्टिंग के ऊपर 8 से 10 मार्क एक्सपेक्टेड है। 8 से 10 मार्क मतलब क्या है, यहाँ से तुम्हारे 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस है। 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो हो सकता है कि कारो का एक क्वेश्चन बनना। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि कारो का एक क्वेश्चन आना, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और 700 सीरीज आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब हो सकता है कि कारो लास्ट के 3 बार हर पेपर में आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके पास में 700 के 2 क्वेश्चन बनेंगे, या फिर एक कंपनीज एक्ट में से उठा सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ ये जो है ना, इसमें से पूरा का पूरा कर लो तुम, इसमें से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे, और सबसे बढ़िया बात, एक क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन 1 में हो सकता है। सर इसका क्या फायदा, वो भी समझा देता हूँ, रुको 1 मिनट। ठीक है, फिर तुम्हारे पास में दूसरी चीज जो है ना बकेट में, वो है 800 का सीरीज एंड अदर स्टैंडर्ड। 800 का सीरीज प्लस अदर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो 800 की सीरीज में 3 ऐसे है तुम्हारे पास में। इंपॉर्टेंट वाला ऐसे कौन सा होता है, 810 होता है। एसआरएस में 2 एसआरएस है तुम्हारे पास में। इंपॉर्टेंट एसआरएस कंपाइलेशन होता है, हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन आके गया है, बट तुमने एज्यूम करके नहीं चलना है कि बाद में नहीं आएगा। ठीक है, फिर एसआरई में 2 एसआरई होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास में। एंड एसई में तुम्हारे पास में 3 एसई होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। और साथ में ऐसे 402 भी बकेट 2 का ही हिस्सा है। मैंने क्या कहा, ऐसे 402 भी बकेट 2 का ही हिस्सा है। ठीक है, तो 402 के साथ में ये सारे अदर स्टैंडर्ड एंड 800 का सीरीज, ये तुम्हारा दूसरा पार्ट बन जाएगा। यहाँ से मुझे देखो 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एंड एक क्वेश्चन अगेन तुम्हारा क्वेश्चन 1 में आ सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन कितना है सर, 17 से 19 मार्क का एक्सपेक्टेशन है। 17 से 19 मार्क, डिपेंड ऑन 5 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तुम्हारे 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, 17 से 19 मार्क का कवरेज हो जाएगा। अब सर आराम से एक बात समझना, क्वेश्चन 1 में तुम्हारा बकेट 2 में से एक क्वेश्चन तो दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन 1 में बकेट 2 में से, मतलब रिपोर्टिंग एंड अदर स्टैंडर्ड, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आए, बट कम से कम मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन तो बकेट 2 में से आएगा ही आएगा। रिपोर्टिंग के ऊपर या फिर 800 के ऊपर एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा तुमको मेरे हिसाब से। ठीक है, और पी का क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन 1 में नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके बारे में और आगे जाके बात करेंगे, समझो अभी यहाँ से। ठीक है, बकेट 3 क्या बात करता है, बकेट 3 में 2 चीज आती है, इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर एंड सेमी इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़े से कम।
है इंपॉर्टेंट, बकेट 3 भी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बट उसमें भी 3 चैप्टर है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों सर? एसडीजी के ऊपर हर क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, ठीक है, हर क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाएगा, क्योंकि इसका जो वेटेज है ना 3 से 6 मार्क का वेटेज फिक्स होता है। तो है ना, अभी तक जितने पेपर आए May 24 के बाद में, उसमें हर पेपर में एक क्वेश्चन तो पूछा गया एसडीजी के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर भी पूछा है, एंड ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक अकाउंटिंग इसके ऊपर भी पूछा गया है। हर एक के ऊपर हर एग्जाम में May 24, November 24 एंड May 25 में एक एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। अब हो सकता है कि इस बार इन 3 में से एक आध के ऊपर क्वेश्चन ना पूछे, एक आध के ऊपर में कौन आ सकता है, ये दोनों में से एक आध आ सकता है। एसडीजी के ऊपर मुझे एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो 4 मार्क के उनको एमसीक्यू पूछने पड़ेंगे, मतलब 2 एमसीक्यू पूछने पड़ेंगे। एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, बट समझना कि इसमें से ना A1 चैप्टर से इसमें से कुछ मत छोड़ना। सर फॉरेंसिक अकाउंटिंग तो आके गया ना, इसको छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते भाई, नहीं छोड़ सकते, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग भाई 2-3 पेज है, 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा, क्यों रिस्क लेना है? ड्यू डिलिजेंस भाई 2-3 पेज है, 15-20 मिनट में हो जाएगा, क्यों रिस्क लेना है? तो ये है ना, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। देखो बकेट का कंसेप्ट ये होता है ना कि पहले क्या आया है, पहले क्या गया है, देखना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि पहले आया है तो अब नहीं आएगा। May 23 में ना एफआर के पेपर में 16 मार्क के लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग आया था। बोलो भाई, 16 मार्क के लिए कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग पूछता है क्या? आया था। फिर हमको लगा कि भाई November 23 में नहीं आएगा, क्योंकि उसने सेगमेंट रिपोर्टिंग 16 मार्क पूछ लिया। भाई November 23 में 8 मार्क के लिए आ गया। बोलो भाई, अगर आपने नहीं किया होता तो लग गए फिर। तो ये चीज़ आती है कि पहले क्या आया है क्या गया है उसके बारे में मत सोचो, उसका वेटेज के बारे में सोचो, कितना कम कवर करके कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो ना, इसके बारे में सोच के मैं बकेट बनाता हूँ। और देखो इस बार भी मुझे चांसेस है कि ये तुम्हारा मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ए चैप्टर्स क्या है, देखो A1 चैप्टर से या A+ चैप्टर से ये तुमको इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। फिर ए चैप्टर से इसमें से भी कुछ नहीं छोड़ना है। मतलब क्या है सर, CFS ऐसे 600 के साथ में, PSU इंटरनल ऑडिट ऐसे 610 के साथ में, एंड ऐसे 620 मैंने इसमें बस ऐड किया है, ठीक है सर। अब सर ऐसे 620 क्यों ऐड किया है? क्योंकि देखो मुझे जो ऐसे इंपॉर्टेंट कवर कराने हैं ना आपसे, उसमें से आता है, सबसे पहले आता है तुम्हारा 700 का सीरीज जो कवर हो जाता है, उसके बाद में आता है 800 का सीरीज कवर हो जाता है, एंड उसके बाद में थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है तुम्हारे 600 का सीरीज, ठीक है। तो ऐसे 600 का सीरीज बस पूरा कवर करने के लिए मैंने ऐसे 620 को ऐड किया है। लेकिन जब तुम ऐसे 620 पढ़ते हो ना, उसको ऐसे 500 के साथ में पढ़ना पड़ता है। क्यों सर? क्योंकि ऐसे 500 मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में बात करता है, ऐसे 620 ऑडिटर के एक्सपर्ट के बारे में बात करता है। तो इसको दोनों को साथ में पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि जैसे 500 है ना, ये बकेट का हिस्सा है नहीं है, ये तुम्हारे नीचे वाले बकेट का हिस्सा है। मतलब ऐसे 500 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 620 को समझने के लिए उसको बस तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज ध्यान से सुनो, ये जो चैप्टर्स है ना, यहाँ पे ये चैप्टर्स तुमको क्यों करने पड़ते हैं अच्छे से, क्योंकि है ना इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें से पूरा ये जो बकेट 3 है ना, इसमें से क्वेश्चन जो आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे अगर ऐसे को छोड़ते हो तो, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन के डायरेक्ट पॉइंट आएंगे, और डायरेक्ट पॉइंट के तुमको डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सर मैंने कहा इसमें से हर एक में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही है, ठीक है। तो 10 से 15 मार्क का वेटेज आता है सर। अगर 4 मार्क के लिए पूछते ना तो 12 मार्क का वेटेज हो जाएगा, और 5 मार्क के लिए करते तो मैक्सिमम 15 मार्क का वेटेज हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मार्क का वेटेज इन 3 चैप्टर में से कवर हो जाएगा। और सर ये जो चीज़ आती है ना, ये सब के मिलाकर तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मतलब ये देखो, ये 4 चैप्टर है ना, अगर 3 चैप्टर एंड बाकी 3 ऐसे अगर तुम कवर करते हो ना, तो हो सकता है कि इसमें से एक आध चैप्टर नहीं पूछेंगे। फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट नहीं पूछेंगे, PSU एंड ग्रुप ऑडिट पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तुमको करना सब है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है सर। अब यहाँ पे ऐसे को क्यों मिक्स किया है? क्योंकि देख दोस्त, अगर तुमको टेस्ट करना है ना, अगर ICAI को टेस्ट करना है ना कि इंटरनल ऑडिट का काम यूज़ किया है कि नहीं किया है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज़ नहीं किया कि नहीं किया है, तो ना पूरा इंटरनल ऑडिट एंड ये दोनों में से टेस्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए बस क्या है, इंटरनल ऑडिट का कंसेप्ट टेस्ट करना है। तो ये दोनों साथ में करने के बाद में ही इनमें से तुमको क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाएगा, और ये 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो ये 18 से 25 मार्क का बकेट है मेरे हिसाब से ना, ये 20 मार्क का बकेट है, ये 20 मार्क का बकेट है, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से समझेंगे ना, ऊपर के 2 बकेट है ना, ये 52 मार्क के कवर हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 50 to 55, एंड ये 20 मार्क का बकेट है, ये 20 मार्क और ये 52 मार्क, मतलब ये 72 मार्क, अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 के बीच में तो इसका कवरेज होना ही होना है दोस्त। ये मेरा ओपिनियन, मतलब मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब समझना है बकेट 4 एंड बकेट 5 हमने क्रिएट किया है। मतलब जो नहीं
करना है ना, या फिर जो हल्का हल्का ऊपर ऊपर से करना है ना, उसको भी कैसे करना है ना, वो मैंने डिटेल में थोड़ा स्टडी किया है, ठीक है। तो ये जो बकेट 4 है ना, इसमें 2 प्रायोरिटी आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी सर, जैसे 540, क्योंकि वो तुम्हारे आईसीआई के मॉडल में है, वो तुम्हारे पास में मॉडल में डिटेल में है, तो उसको कवर करना है। 320 एंड 450 करना है। हालांकि 450 के ऊपर 2 एमसीक्यू आके गए, लास्ट अटेम्प्ट में 4 मार्क का आके गया है, बट इसके ऊपर अमेंडमेंट है और आपको अमेंडेड पीडीएफ देखना पड़ेगा। अमेंडमेंट के ऊपर एक बार करके जाओ अच्छे से। सर बैंक ऑडिट आपने थोड़ा सा ऊपर रखा है, आपने लास्ट टाइम बोला था कि बैंक ऑडिट को है ना छोड़ के जाओ, बट इस बार आप बोल रहे हो कि बैंक ऑडिट को करके जाओ तो कम से कम एटलीस्ट रिवीजन वीडियो पहले देखो एंड फास्ट ट्रैक के ऊपर कवरेज करके जाओ। क्यों सर, क्योंकि इसमें एक चीज आ जाती है, इसमें आते हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू पूछते जा रहे हैं, तो एमसीक्यू के ऊपर से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और है ना बैंक ऑडिट, अगर जो हमारा रिवीजन बना है ना बहुत ही बढ़िया बना है, अगर आप रिवीजन वीडियो एक बार देख लेते हो ना, तो भी आप इसको बाद में छोड़ के जा सकते हो। एक बार देख लेना, उसके बाद में छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो कि ये जो ऐसे 540 है ना, वो अगर आपके लिए बल्कि हो जाता है ना, तो एक बार है ना रिवीजन वीडियो चेक कर लेना एंड उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसमें, उसको एक बार चेक कर लेना। अगर आप उतना भी करते हो तो भी अच्छे से कवर हो जाएगा, आपका मोटा मोटी लेवल पे कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में मतलब 3 बकेट सबसे पहले करने हैं आपने। 3 बकेट के बाद में सबसे पहले ए पॉइंट को उठाओ, उसके बाद में ए पॉइंट को उठाओ। अब क्या है भाई, सेकंड प्रायोरिटी में क्या है तुम्हारा, ऐसे 500 का सीरीज, 500 में भी तुमको क्या देखना है, 560, 70, 80 इसको पहले खत्म करो। उसके बाद में 501, 505, 510 एंड 530 इसको खत्म करो। 550 उसके बाद में कर लेना, उसके बाद में डिजिटल ऑडिट कर लेना। इसमें सर 520 नहीं है, वो तुम्हारा लास्ट बकेट में जाता है 520, एंड 540 तुम्हारा ऊपर कवर होता है। तो 500 की सीरीज में ऐसे 500 जो है ना 620 के साथ में करोगे, 540 ऊपर करोगे, 520 नीचे करोगे, एंड बाकी के ऐसे के 500 इस सीक्वेंस में तुमको करने हैं। सर डिजिटल ऑडिट के ऊपर है ना तुम्हारा ये जो एरिया ना, इसके ऊपर एमसीक्यू के ऊपर थोड़ा अच्छे से फोकस करो। एंड एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे 8 से 15 मार्क। 8 से 15 मार्क मतलब देखो, डिजिटल ऑडिट के ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा, 4 मार्क के लिए बनेगा, और इसके ऊपर से तुम्हारे 1, 2, 3 इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। 1, 2, 3 का मतलब क्या होता है सर, देखो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, रुको 1 मिनट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजिटल ऑडिट है ना मोस्टली तुम्हारा क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 में दिखेगा। अब सर इसको भी 1 मिनट होल्ड करो, मैं आपको समझा देता हूँ बकेट 5 के बाद में सारी चीजें, ठीक है। बकेट 5 मतलब क्या, थर्ड प्रायोरिटी। थर्ड मतलब क्या, ये पहले कर लिया तुमने, ये सेकंड कर लिया तुमने, उसके बाद में थर्ड में जाके उसमें कर लो। इसमें क्या है, जैसे कि ये 200 की सीरीज के ये एसेस तुमको सबसे पहले उठाने एंड में, ठीक है। उसके बाद में 315, 330 करो, 210, 230 करो, 200, 520 करो, एंड उसके बाद में रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल प्लानिंग में जाओ। इसमें से तुमको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास में जनरल कंडीशन है, इंटरनल चेक सिस्टम के बारे में, जनरल स्टेप्स इन रिस्क बेस्ड ऑडिट के बारे में, एसओपी के बारे में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में आता है। ऐसे ऐसे एग्जांपल इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस तुमको करने हैं, ठीक है। अब सर 210 एंड 230 क्यों करने होते हैं, क्योंकि इसका रेफरेंस तुम्हारा ऑडिट में बहुत जगह पे आता है। इसको अगर एक बार अच्छे से कर लेते हो तो तुमको बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो लिखने आ जाएगा, इसी वजह से इसको करना है, ठीक है। अब देखो इसमें से मुझे एक्सपेक्टेड है कि बस एक ही क्वेश्चन आएगा, तो इतना सब अगर आप छोड़ के जा रहे हो ना, तो आपका एक ही क्वेश्चन छूट के जा रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो मोटा मोटी लेवल पे। एक्सपेक्टेशन वैसे है 4 से 10 मार्क के लिए, मतलब हो सकता है कि इसमें से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 4 और 10 कैसे हो सकता है सर, 4 क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क के लिए, या फिर तुम्हारे पास में 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क के लिए, या फिर 2 क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क के लिए। तो 4 से 10 के बाद में बीच में इसका कवरेज होगा, तो मेरे हिसाब से वर्थ इट करता है अगर तुम पूरा भी छोड़ के जाते हो। बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, और एमसीक्यू का पीडीएफ मैं दिखाऊंगा, तब मैं समझा दूंगा कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करो रिस्क एंड रिवॉर्ड को। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है सर, समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बोला कि प्रोफेशनल इथिक्स है ना, वो तुम्हारा क्वेश्चन 1 में नहीं आएगा मोस्टली। बकेट 2 में से 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन 1 में दिखेंगे, कम से कम एक तो दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैंने आपको ये भी कहा है कि डिजिटल ऑडिट जो है ना, वो तुम्हारा क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 में आ सकता है, ठीक है सर। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब एक तो फिक्स है कि डिजिटल ऑडिट क्वेश्चन 1 में दिखने के चांसेस कम है। मेरी बात ध्यान से आराम से समझने की कोशिश करो। डिजिटल ऑडिट अगर क्वेश्चन 1 में नहीं आता है, तो हमारे पास में ऑप्शन क्या बचता है कि डिजिटल ऑडिट अगर क्वेश्चन 2 या 3 में आता है, तो क्वेश्चन 2 या 3 अपन ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर हमने और अच्छे से एक बार बात करी थी कि प्रोफेशनल इथिक्स के ना तुम्हारे पास में 4 क्वेश्चन आएंगे 17 से 18 मार्क के लिए। तो 4 क्वेश्चन आएंगे, तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक ही बड़ा क्वेश्चन है ना उसमें 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो कैसे आ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 में, या फिर 2, 3, 4, 6 में तुम्हारे पास में एक एक क्वेश्चन दिखेगा,
ठीक है सर। अभी जिस क्वेश्चन में, जो बड़े क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास में डिजिटल ऑडिट के साथ में पीई अगर आ जाता है तो दिक्कत हो जाएगी सर, क्योंकि डिजिटल ऑडिट तो अपन मोस्टली छोड़ के जाएंगे। तो जिस क्वेश्चन में पीई प्लस डिजिटल ऑडिट आ जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में क्या करना है, तो क्वेश्चन 2 एंड 3 में अगर डिजिटल ऑडिट आता है उसके साथ में पीई आता है तो वो जो क्वेश्चन है ना उसको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब सर, अगर जो अपन एनालिसिस करते कि पहला पहला कौन सा क्वेश्चन करना है, आखिरी वाला कौन सा करना है, वो जो करते हैं ना अपन, उसमें अगर तुम्हारा डिजिटल ऑडिट एंड पीई अगर एंड में आता है ना, तो एंड में आपको विथ ऑप्शन पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, एंड में आपको विथ ऑप्शन पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये जो क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन 2 में आता है ना, और इसमें क्वेश्चन 2 में अगर पीई भी आता है ना एक क्वेश्चन, तो इसको आपको विथ ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा। बस इसको कोशिश करना एंड में रखो, एंड में रखो, बट विथ ऑप्शन आपको पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर, ध्यान से समझ में आया, दिमाग में रजिस्टर किया। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि सर हमने जो है ना, जैसे 500 का सीरीज है ना, वो सेकंड प्रायोरिटी रखा है, बकेट 4 में रखा है, मतलब वो थोड़ा सा अपन कम ध्यान देंगे। अब इसमें है ना, मैं बोलता हूँ कि एमसीक्यू के ऊपर तो फोकस करके चलो, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव के ऊपर अगर तुम क्वेश्चन आता भी है तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, या फिर वो तुम्हारा अच्छे से पढ़ के नहीं होगा। तो ये जो चीज है ना सर, अगर एक चीज अगर 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या करेंगे हम, तो कैसे मैनेज करेंगे वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। इन केस हमारी बकेट थोड़ा मैच नहीं करता है, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो पेपर में कैसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके देखना है क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 की सीरीज में से 2 क्वेश्चन आ जाते, 2 क्वेश्चन, तो इसमें से एक आध क्वेश्चन क्वेश्चन 1 में तुमको दिख जाएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाते तो हो सकता है कि क्वेश्चन 1 में तुमको दिख जाएगा। अगर क्वेश्चन 1 में दिख जाता है तो पैनिक नहीं होना है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन दिखे, हो सकता है 2 क्वेश्चन दिखे 500 की सीरीज में जो आपने पढ़े नहीं है, फिर भी पैनिक नहीं होना है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो तुम्हारे पास में क्वेश्चन 1 में ऐसा रहेगा जो बकेट 2 से आता है, तो 5 मार्क का जो सिलेबस है ना वो तो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, अगर इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है 500 की सीरीज में से क्वेश्चन 1 में एक क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे 5 ही मार्क जा रहे हैं। ठीक है, और अगर 2 क्वेश्चन आते हैं ना तो हो सकते हैं तुम्हारे 10 मार्क जा रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। तो 70 में से तुम्हारे 10 मार्क जा रहे हैं, तो 60 मार्क का पेपर तुम्हारे पास में रहेगा। अगर एक ही क्वेश्चन आता है तो 65 मार्क्स का पेपर तुम्हारे पास में रहेगा। अच्छा सर, इतना रजिस्टर किया दिमाग में। अगर मान लीजिए कि ये जो है ना क्वेश्चन 1 में नहीं आता है, क्वेश्चन 1 में नहीं आता है, इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते, डिजिटल ऑडिट को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, बस 500 की सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते ना, तो भाई डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम 10 से 15 मार्क भी माइनस करोगे ना 88 में से, तो तुम्हारे पास में फिर भी 60-65 मार्क का पेपर पूरा बचता है। और सर अगर ये डिस्क्रिप्टिव के ऊपर पूछ रहे हैं ना ज़्यादा, तो इसकी एक अच्छी चीज़ है कि ये एमसीक्यू में नहीं पूछेंगे। तो एमसीक्यू कहाँ से आएंगे, तुम्हारे बकेट 1 2 3 से एमसीक्यू आएंगे। तो वहाँ पे तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारे पास में अच्छे से एमसीक्यू के ऊपर का स्कोर बढ़ेगा। अगर हम मान के चले एमसीक्यू के ऊपर तुम्हारा पहले 10 आना चाहिए था, तो 10 का 15 हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन 1 में से 5 मार्क कट रहे ना, तो भी तुम्हारे पास में यहाँ पे 5 मार्क बढ़ रहे एमसीक्यू के लिए। ठीक है, हमको वैसे तो एमसीक्यू के लिए 22 मार्क चाहिए, 20 से 22। अगर डिफिकल्ट आते हैं तो 10 से 15 में भी हम सेटल कर सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से तुमको पेपर में जाके अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे ये आया है तो वहाँ पे एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव में खेलना जमना आना चाहिए तुमको। एमसीक्यू डिफिकल्ट आते हैं तो डिस्क्रिप्टिव इजी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव डिफिकल्ट आता है तो एमसीक्यू इजी रहेंगे। तो ये चीज़ है ना तुमको वहाँ पे करनी पड़ेगी, थोड़ा खेलना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और एक समझाने की मुझे जरूरत है कि यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो बकेट 1 बकेट 2 एंड बकेट 3 है ना, ये भाई बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहे हैं तुम्हारे पास में। कितना कवरेज कर रहे हैं, 25 एंड ये तुम्हारा कम से कम 25 तो 70 से 75 मार्क्स का कवरेज कर रहे हैं। ठीक है, 75 मार्क्स का कवरेज कर रहे हैं। अगर इन केस ये 75 मार्क्स का कवरेज तुम्हारा कम होता है, जैसे अभी हमने बात करी, वो 65 के ऊपर आता है ना, फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। क्यों सर, क्योंकि ये जो है ना, ये मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में प्योरली बात कर रहा हूँ। ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया ना, वो डिस्क्रिप्टिव के बारे में प्योरली बात कर रहा हूँ। ये जो 65 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है ना, वो तो आ जाएगा इसमें से। इसमें है ना तुम है ना 30-35 स्कोर कर सकते हो। इस तरीके से तुम्हारा प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर तुम इसमें से 30 भी स्कोर करते हो ना, तो पास होने के लिए तुमको एमसीक्यू में से बस 10 मार्क चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये जो बकेट 1 2 3 है ना, इसमें तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए। हो सकता है 25 होता है ना, कम से कम 25 स्कोर बस ये 3 बकेट में से तुम्हारा आना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में 25 से 35 के बीच में स्कोर आना चाहिए। अगर थोड़ी कुछ गड़बड़ हो जाती है एक आध क्वेश्चन में, तो बकेट 4 के कुछ चीज़ों में से एक आध क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो 1-2 मार्क आने चाहिए तुम्हारे पास में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये बकेट 1 2 3
डिस्क्रिप्टिव में थोड़े कम होते हैं, तो एमसीक्यू में आएंगे भाई, एमसीक्यू में आएंगे। तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये जो है ना बकेट का कवरेज बहुत ही ज़्यादा है तुम्हारे पास में। मैंने आपको कहा था कि 69 मार्क्स आउट ऑफ 88 आए थे और ऊपर से 10 मार्क एमसीक्यू में आए थे, ठीक है। तो एमसीक्यू में आएंगे, तो ऐसा नहीं मानना है कि मैं फेल हो जाऊंगा, कुछ कुछ नहीं, पास कैसे होना है मैंने आपको बोला है। एमसीक्यू में अगर 15 से 20 मार्क आ जाते हैं ना तुम्हारे पास में, 15 से 12 कर लिया मैंने, 15 से 20 मार्क आते ना, मैंने आपको बोला है कि 22 मार्क आपको एमसीक्यू में चाहिए। एमसीक्यू में अगर 15 से 20 मार्क भी 20 भी मार्क आते ना तुम्हारे पास में, बाकी के 20 मार्क ही बचते हैं, ठीक है। और उसमें से अगर प्रोफेशनल एथिक्स 4 क्वेश्चन है, देखो 4 क्वेश्चन है, इसमें से 2 भी अच्छे से करते हो ना तुम, 2 भी अगर इथिक्स 135 में से आते हैं ना 2 क्वेश्चन, इथिक्स 135 में से 2 क्वेश्चन आते हैं तो चुम्मा 10 मार्क तुम्हारे जेब में आ जाएंगे। तो एमसीक्यू के 20, इथिक्स बस पी के 10, तो 30 मार्क यहाँ पे आ जाते हैं तुम्हारे पास में। फिर क्वालिटी कंट्रोल, रिपोर्टिंग, अदर स्टैंडर्ड से सारे बकेट्स चैप्टर्स है, यहाँ से तुमको 10 मार्क ही चाहिए पास होने के लिए। तो पास होने के लिए टेंशन मत ले लो, जो जो मैंने आपको बताया उसको बस फॉलो करते जाओ। अब हो सकता है ध्यान देना है, और एक चीज़ ध्यान देनी है, क्वालिटी कंट्रोल है ना सर, ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा रहेगा, लेकिन अगर इसका क्वेश्चन नहीं समझ रहा है ना तुमको, तो इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो तुम। क्या बोला सर, ईगो पे नहीं लेना है कि क्वालिटी कंट्रोल मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, ईगो पे नहीं लेना है कि बैंक ऑडिट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ईगो पे नहीं लेना है कि मैंने डिजिटल ऑडिट बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को जज करो अच्छे से कि ये मुझे आता है क्या। ये सारे ABC तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में मेरा स्कोर कितना आएगा, तो मुझे इसको पिक करना है कि नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। सर मोटा मोटी लेवल पे मैंने डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। सर एमसीक्यू के लिए तुम्हारे पास में 2 कॉलम है, बकेट सेम टू सेम है, बस 2 कॉलम है। 2 कॉलम क्या है सर, यहाँ पे मैंने जो पहले एनालिसिस किया ना कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये एनालिसिस मैंने यस और नो में किया था, ठीक है। उसके बाद में मैंने जब एनालिसिस डिटेल में किया ना, तो मैंने ना इसके ऊपर ना एक मार्क दिया है, मार्किंग दिया है। मार्किंग क्या है सर, आउट ऑफ 5 मार्किंग है, मतलब 5 में से कितने पॉसिबिलिटीज है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, या फिर अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसके कितने पॉसिबिलिटीज है। मतलब इतना समझो, जितने ज्यादा पॉइंट है ना उसके हिसाब से उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब क्या है सर, हमारे पास में बकेट 1 में क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोफेशनल एथिक्स। यहाँ पे मैंने दिया है कि इसमें से एक एक एमसीक्यू दिखने के चांसेस है। इसका मतलब क्या है कि प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर एक एमसीक्यू दिखने का चांस है पूरा है। SQC1 के ऊपर एक, SQC1 या SA220 के ऊपर एक एमसीक्यू दिखने का चांस पूरा है, ठीक है। इसमें से हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू ना आए, बट PA के ऊपर तो एक एमसीक्यू तो पक्का पक्का मुझे लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज सर, रिपोर्टिंग में तुम्हारे पास में रिपोर्टिंग 700 का सीरीज है ना एंड कारो है ना, उसमें से एमसीक्यू आने का चांस है। अब इसमें से कौन से इसके ऊपर कितना ज्यादा फोकस करना है, कौन से ऐसे के ऊपर कितना ज्यादा फोकस करना है, ये समझो हमको, ठीक है। जैसे 705 है ना, ये 5 स्टार है, मतलब 5, अगर 700 की सीरीज में से एमसीक्यू आता है ना, तो इसके ज्यादा चांसेस है कि 705 से आ जाए, 706 से आ जाए, 710 से आ जाए, एंड फिर कारों से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कंपनीज एक्ट में से आने के कम चांसेस है, हालांकि वहाँ पे भी नंबर्स वगैरह है, बट चांसेस कम है कि कंपनीज एक्ट में से क्वेश्चन पूछ ले, तुमको एमसीक्यू पूछ ले। मेरे हिसाब से थोड़ा लग रहा है मुझे, लेकिन वहाँ पे भी जहाँ पे भी नंबर वगैरह है ना, उतना तुम देख के जाओ, ठीक है प्लीज़। फिर 700 में से आने के चांसेस कम है, तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखते हो ना, तो 705, 706, 710 एंड कारो, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुमको करने हैं, इसके एमसीक्यूज भी तुमको देखने हैं। फिर अदर स्टैंडर्ड है ना, मेरे हिसाब से इसके ऊपर एमसीक्यू नहीं आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो तुम्हारे अच्छे से बन रहे, तो वहां पे तुम्हारे पास में डिस्क्रिप्टिव वाला जो पेपर है ना इसका, वो अच्छे से बन रहा है। आईसीआई को अगर अच्छा पेपर बनाना है ना, तो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर इसका अच्छा बन रहा है, तो एमसीक्यू में मोस्टली नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर फिर भी तुमको फोकस करके जाना है, तो कहाँ पे करके जाना है, जैसे 810 के ऊपर फोकस करो। उसके बाद में तुम्हारे पास में SRS 4410 के ऊपर फोकस करो, कंपाइलेशन है, देखो 3 नंबर दिया है इसको। फिर 2410 रिव्यू में इंटीरियम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करो, एंड 3400 प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करो। तो जहाँ पे भी तुमको अच्छा ज्यादा नंबर दिख रहा है ना, उसको तुम ज्यादा फोकस करो, जहाँ पे कम नंबर दिख रहा है ना, उसके ऊपर तुम कम फोकस करो, ठीक है। फिर एक A+A1 चैप्टर जो है ना, वो जो है ना, इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकते हैं। मतलब ये तो तुम्हारे पास में डिस्क्रिप्टिव में रहेंगे ही, इसके साथ में एमसीक्यू भी आ सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स का नंबर 3.5 है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से तुमको 1 से 2 एमसीक्यू तो पक्का पक्का दिखेंगे, ठीक है। 1 से 2 एमसीक्यू, मतलब PSU में से एक आध दिखेगा, CFS में से एक आध दिखेगा, इसमें से कोई भी ये जो 6-7 चैप्टर जो भी तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें से 1 से 2 एमसीक्यू तो पक्का पक्का दिखेंगे, इतना समझ के जाओ, ठीक है। फिर तुम्हारे पास में जो बाकी बचा है ना, उसमें से क्या क्या आता है, इसमें से ये जो चैप्टर आते हैं ना, इसमें से बैंक ऑडिट के ऊपर एमसीक्यू दिख के आ सकता है। बैंक ऑडिट के एमसीक्यू छोड़ के मत जाना, बैंक ऑडिट के एमसीक्यू करके जाना, कंसेप्ट अच्छे से करके जाना, रिवीजन वीडियो देख के जाना। हालांकि अगर डिस्क्रिप्टिव में नहीं जमता है ना तुमको, फिर भी इतनी चीजें तुमने करके जानी है, ठीक है।
फिर सेकंड प्रायोरिटी में जो भी कुछ आता है ना, इसमें जो है ना, इससे तुम्हारे एमसीक्यू भी बनेंगे। अगर ये डिस्क्रिप्टिव में नहीं आता है ना, तो इसके बहुत कड़क कड़क एमसीक्यू बनेंगे, अच्छे से एमसीक्यू बनेंगे, जैसे मे 25 में आए थे। ठीक है, तो इसमें से मैंने यहाँ पे भी पॉइंटिंग किया था कि 580 के ऊपर है ना एमसीक्यू बनने के चांसेस थोड़े से कम आ जाते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी जो कंटेंट है ना इसके ऊपर, सारे के ऊपर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तुम फोकस कर सकते हो। डिजिटल ऑडिट भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तुम फोकस करके चल सकते हो। ये जो चांसेस है ना 3.5 प्लस है, वो तुमको अच्छे से करके जाना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना है। फिर जो बाकी बचा है ना, इसमें से एमसीक्यू के भी चांसेस कम होते हैं, जैसे कि जो 240, 250 एंड 299। ठीक है, ये जो तीन है ना, 240, 250 एंड 299, इसके ऊपर बस तुम्हें एक बार देख के जाना है तो जा सकते हो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मेरे हिसाब से इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास में रिस्क असेसमेंट भी छोड़ दो, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर से एक आधा पूछा तो पूछा जा सकता है, लेकिन ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एरिया तुम बहुत हल्का हल्का ऊपर ऊपर से करोगे तो भी चलेगा। एक आध क्वेश्चन आ सकता है, एक दो एमसीक्यू आ सकते हैं, अगर वो छूट भी जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मेरे हिसाब से मैंने आपको जितना भी डिटेल में बताना चाहिए मुझे उतना आपको बता दिया है। ये पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट मेरे हिसाब से जो मेरे दिमाग में था, जो मेरे दिल में था, जैसा मैंने पेपर को प्रेडिक्ट किया है वैसा पेपर आ सकता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर वैसा नहीं आता है, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती है, तो एग्जाम में उसको कैसे मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ये जो दोनों पीडीएफ है ना, इसको एक बार देख लेना, अच्छे से कवर कर लेना। जो जो मैंने कहा है मैंने सारा पीडीएफ में लिखा भी है, तो आपको करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में सारा ईजी हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर छूट भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 एमसीक्यू अगर तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस आते हैं तो आ जाएंगे। प्रोफेशनल इथिक्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, नया क्वेश्चन रहेगा। इथिक्स में से तुम्हारा, इथिक्स 135 में से तुम्हारा 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, तो उसको छोड़ के मत जाओ, क्वेश्चन छोड़ के मत जाओ, क्वेश्चन अच्छे से कर लो कवर। बस इतनी सी बात आती है, और ईगो पे नहीं जाना है। क्वालिटी कंट्रोल, बैंक ऑडिट एंड डिजिटल ऑडिट के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं तो पहले समझो कि मुझे आता है क्या। दूसरी चीज़ आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कोई भी आंसर जब तुम पिक करते हो ना, तो सबसे पहले ये देखना, दिमाग में इमेजिन करो कि आंसर क्या आएगा। हमेशा 15 मिनट में इमेजिन करो कि तुम्हारा पेपर कैसे रहेगा, 3 घंटे में फ्लो कैसे होगा। कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले पेपर के ऊपर सबसे पहले अपने दिमाग में देखो कि उसका आंसर का फ्लो कैसे रहेगा, वो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, कैसे अच्छे से मैं लिख सकता हूँ। एक आधा मिनट जाएगा उसमें, बट वो आपका आंसर अच्छे से ड्राफ्ट करके देगा। ठीक है, और दिमाग हमेशा अच्छे से मेंटेन करना है एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।